है कि बीपीएससी के द्वारा जो बीपीएससी टीआर 1 और 2 में टीआर 2 और टीआर 3 का 2 बार एग्जाम हुआ था। उसमें जो प्रश्न आपका 9th-10th में सोशल साइंस में जो आया था, जिसमें आपको हमने कल 40 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से करवाए हैं, तो ये जो है ना हेड मास्टर में पूछा गया प्रश्न है टीआर 2 में। उसका पार्ट आप देख रहे होंगे कि 2 और 3 है, जिसमें ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी की प्रश्न की संख्या 40 है। इसको हम करवा देंगे। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर क्वेश्चन पूछता टॉपिक से, कौन से टॉपिक से कितना है। इसको आप लगाते हैं तो आपको रिवीजन अच्छी तरह से हो जाएगा। आप टीआर 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसको ज़रूर लगाइएगा एक बार। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि भारत में असुरक्षित, कहा गया कि भारत में असुरक्षित प्रजाति हैं कौन? एशियाई हाथी, गंगाई डॉल्फिन, काला हिरन, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, आपको दिख रहा होगा बिहार टीचर क्लास 9 to 10 एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो उपयुक्त से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसके बारे में थोड़ा जानकारी भी हमें जानना होगा। कहा गया कि IUCN की रेड डाटा सूची एशियाई हाथी एवं गंगा डॉल्फिन को संकटग्रस्त प्रजाति की सूची में शामिल किया गया है। वही काला हिरन को कम चिंता वाले विषय की सूची में रखा गया है। प्रश्नगत दी गई कोई भी प्रजाति असुरक्षित प्रजाति की सूची में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? भारत में जो वन ह्रास हो रहा है, इसका कोई कारण होगा, तो वही कारण पूछा गया कि आखिर कारण क्या है। तो कृषि का विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? कृषि का विस्तार हो रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कि भारत में वन संसाधन में ह्रास का प्रमुख कारण कृषि क्षेत्र का विस्तार है। वैज्ञानिक वानिकी से वन संसाधन का ह्रास नहीं होता है, बल्कि वृद्धि होती है। उपनिवेश काल में भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान कृषि व्यवसाय, रेल लाइन, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वनों में सिकुड़ने से कृषि क्षेत्र में परिवर्तन महत्वपूर्ण कारण रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, प्लास्टिकी खेती के परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धति के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? एक से अधिक। अब कौन कौन होगा दिखाते हैं कि प्लास्टिकी खेती में परंपरागत विधि को द्वारा जो नई पद्धति की विकास को ठीरी में किसानों के बीच बचाव आंदोलन और नवोदय द्वारा प्रचलित किया गया है। इन्होंने यह दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी फसल के उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि उत्पादन संभव है। जबकि तवा मध्य प्रदेश के तवा जलाशय के संचालित मछुआरे की सहकारी संस्था है। यह प्लास्टिकी खेती की परंपरागत विधि से संबंधित नहीं है। कहा गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई अंतरिम उत्तर पत्रिका प्रश्न में इसे ई माना गया। क्या माना गया? ई माना गया। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में किन राज्य को कवर करता है? गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा है। राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ को रोकथाम के लिए निर्मित हुई है, परंतु इनमें बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई है क्योंकि इनमें से एक से अधिक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कहा गया है कि अधिकांश नदी घाटी परियोजना जो बाढ़ को रोकथाम के लिए निर्मित हुई है, परंतु उसे बाढ़ की परिस्थिति और भयावह हुई है क्योंकि इन्हें जलाशय में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए। अत्यधिक अवसाद होने पर बांध द्वारा छोड़े गए जल बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा अत्यधिक वर्षा के कारण बांध की पानी छोड़ता है, जिसे बाढ़ की परिस्थिति निर्मित की जाती है। इन बाढ़ों में वित्त स्थल मृदा अपरदन भी कहते हैं। नोट, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अंतरिम उत्तर में इसे ई माना गया है, जो कि गलत है, अतः सही होगा। ये जो है कहा गया है कि इनमें से तीनों कारण होगा। ठीक है, पर बिहार लोक सेवा माना है, उपयुक्त से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, उस प्रथम राज्य का नाम बताएं जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया। तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में डॉट उत्पादन का दूसरा बड़ा देश है। कपास उत्पादन का, सॉरी कपास ने 1 से अधिक हो जाएगा, चावल का भी होगा, गन्ना का भी होगा। तो कहा गया 2017 में चावल में चीन पहले है और दूसरे में भारत है, बांग्लादेश तीसरे में, गेहूं में चीन पहले पे, भारत दूसरे में और तीसरे में, गन्ना में ब्राज़ील पहले पे, भारत और तीसरे नंबर पे चीन है। तो राइट आंसर क्या होगा? पर इसको कहा गया कि नोट बिहार लोक सेवा 2018 अंतिम उत्तर में इस पद का सही उत्तर ई माना है, जो कि गलत है। और इसमें जो है ना इनमें से कोई नहीं माना, आयोग क्या माना है? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था, कौन है? उपयुक्त से 1 से अधिक। तो कहा गया कृषि सुधार, भूमि सुधार, ग्रामीण बैंक का निर्माण, ये उपयुक्त से 1 से अधिक होगा। वर्ष 1960 से 69 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार की कृषि सुधार शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी आधारित हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए रणनीतियां आरंभ की गई, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980 तथा 1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत एवं तकनीकी सुधार आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा प्रावधान, किसानों को कम दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक सहकारी समिति की बैंक की स्थापना सम्मिलित थे। पर कहा गया बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो इसे अंतिम में ई माना है, समझे, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में किस खनिज से प्रमुख है? बी अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, बी होगा कपड़ा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 11 है खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? खरीफ फसल का उदाहरण पूछा गया है, ए हो जाएगा मक्का। कहा गया खरीफ फसल देश में विभिन्न भागों में मानसून आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर के माह में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसल है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट शामिल है। और वहीं रबी फसल की बात करें तो ये शीत ऋतु के अक्टूबर दिसंबर के मध्य बोया जाता है, ग्रीष्म ऋतु के मार्च के अप्रैल में काटा जाता है, जैसे गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, रबी कुछ अन्य फूल। रबी और खरीफ फसल ऋतु के बीच ग्रीष्म ऋतु बोई जाती वाली फसल है जो जायद फसल कहा जाता है। जायद में ऋतु मुख्य तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जी और चारे फसल क्या है? जायद फसल है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? तो ई। कहा गया गन्ने की फसल जो तैयार होने में लगभग 1 वर्ष समय लगता है। गन्ना उष्णकटिबंधीय, मतलब इनमें से कोई नहीं है, इनमें से जौ, पटसन इनमें से कोई नहीं होगा, क्यों? गन्ना होगा, ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया गन्ना उष्ण और उपोष्ण कटिबंध फसल में यह फसल 21% सेल्सियस से 27% सेल्सियस तापमान में 75 सेमी से 100 सेमी वार्षिक वर्षा वाली उष्ण आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। इसे अनेक मिट्टी उगाया जा सकता है तथा साथ में साथ कम वर्षा वाले क्षेत्र भी सिंचाई करने की अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। जौ रबी फसल है, इसलिए इसे 100 डिग्री कार्बन से 18 डिग्री कार्बन के तापमान में 70 से 90 सेमी वर्षा पे उपयुक्त मानी गई है। आगे बढ़ा जाता है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए गए, निर्मित एवं संचालित होते हैं? बी होगा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर बिहार लोक सेवा ने इसे अंतिम उत्तर में ई माना, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पे है? सी हो जाएगा आपका चौथे स्थान पे। अगर हम बात करते हैं 22 और में विदेशी पर्यटक की संख्या 30.5 वर्ष 21 तुलना में 22 में सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया जलोढ़ मिट्टी की उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? खादर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि जलोढ़ मिट्टी जो उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर नाम दिया गया। भारत के उत्तरी मैदान के 4 प्रमुख विभाजित किया जा सकता है। नदी पर्वत के नीचे उतरे समय शिवालिक की ढाल पे 8 से 16 किमी चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेप करती है, इसे भावर के नाम से जाना जाता है। सभी नदी सरिताएं इस भावर पट्टी की विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी में दक्षिण से सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र निर्मित करती है, जिससे तराई कहा जाता है। उत्तरी मैदान में सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। ये वे नदी बाढ़ मैदान के ऊपर स्थित है जो वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी कपास उगाने में आदर्श है? सी काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया भारत के किस स्थान पे सर्वाधिक वर्षा होती है? मौसी मैसीराम। बी आपका राइट आंसर हो जाए। ये मेघालय में पड़ता है। कहा गया कि भारत में मासीराम मेघालय नामक स्थान सर्वाधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी में मानसूनी पवन पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश से दक्षिण पश्चिम दिशा में अपेक्षा दक्षिणी पश्चिम ध्रुव में प्रवेश करती है। यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब के प्रावधान दो भागों में बढ़ जाता है। इसी की एक शाखा गंगा मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुँच जाती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर और पूर्व ब्रह्मपुत्र घाटी पर बढ़ती है। इसी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी पहाड़ी पर टकराती है तथा विस्तृत हिमा क्षेत्र में वर्षा करती है। खासी पहाड़ी में शिखर व स्थित मानसीराम विश्व में सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया विभिन्न देशों में स्लैश और वन कृषि के लिए प्रयुक्त नामों के लिए नीचे दिए कूट का सही उत्तर देना है। ठीक है, तो कहा गया देखिए मैक्सिको में कहा जाता है मिल्पा, ब्राजील में रोका, वियतनाम में रे, इंडोनेशिया में लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया भूदान ग्रामदान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया भूदान ग्रामदान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है इसे विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। गांधी जी ने ग्राम स्वराज के विचार को पूरे देश में फैलाने के लिए विनोबा भावे के लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। आंध्र प्रदेश एक गांव पोचमपल्ली के में भाषण के दौरान भूमिहीन गरीब किसान ने उसे भूमि की मांग की। उसे उपस्थित में श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमि ग्रामीण को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश दी। इसी भूदान के नाम से जाना गया है। उस जमींदार ने जो अनेक गांव में मालिक थे वो भूमि पे गांव दे पेशकश ग्रामदान कहने लगे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कुछ टूथपेस्ट चमक किस खनिज से आती है? सी होगा अभ्रक से। क्वेश्चन नंबर 21 है बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? तो सी बरौनी। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया भारत का एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है जो इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 401 के लिए आईसीएस प्रमाण है। डी। तो कौन कौन है आपका? एनटीपीसी और एनएचपीसी। तो एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया शोभ निर्माण चतुर्भुज सुपर हाईवे समय दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहर को तोड़ता है। निम्नलिखित में किस विकल्प में शहर शामिल है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया क्वेश्चन नंबर 24 में बंदरगाह निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? बी कांडला। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिज और डॉट निक्षेप मामले में समृद्ध है। ए कोयला। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व के चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? पूछा गया क्वेश्चन नंबर 26 में, तो चाइना हो जाएगा। भारत दूसरे नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 1952 में। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? सी बॉक्साइट से। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया गोबी मरुस्थल कहाँ है? ए लगाएंगे चाइना में। क्वेश्चन नंबर 30 में सीन नदी किस नगर होकर बहती है? बी पेरिस। यहाँ शहर है नदी है। कहा गया बर्लिंग जो स्प्री में, वेना डेन्यू में, लाहौर रावी नदी पे, बगदाद टिग्रिस नदी पे, पर्थ स्वान नदी पे। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है? ए भारत। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? कौन सा ऐसा है? तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? ई। उपयुक्त से कोई नहीं क्योंकि इनमें से सभी में है। अगर लौह अयस्क जो है कुल आरक्षित भंडार लगभग 95% उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। लौह अयस्क की कुछ मात्रा बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। मैग्नेटाइट का सर्वोत्तम प्रकार लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? बी होगा अंटार्कटिका में। कहा गया दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में
स्थित है। भारत का अंटार्कटिका अभियान 1981 से शुरू हुआ, जो 8 जनवरी 1982 को अंटार्कटिका पर पहुंचा। 2 साल तक यह अभियान अस्थायी आश्रय में संचालित होने के बाद पहला अस्थायी अनुसंधान स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री 1983 में स्थापित किया गया। यह अभियान जिस क्षेत्र में किया गया था उसे दक्षिणी गंगोत्री के नाम दिया गया था। भारत द्वारा अंटार्कटिका में मैत्री व भारत मानक के 2 अनुसंधान केंद्र और स्थापित किए गए। क्वेश्चन 34 है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? बी, अमेजन। आगे 35 में, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य? सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36 है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1952 में एजेंडा 21 का निहित किया है? वैश्विक सतत विकास। बी आपका राइट आंसर होगा। 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादन कौन सा है? सी, चाइना। 38 है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडारण कहाँ है? ई हो जाएगा उपयोग से। असम भारत का सबसे पुराना रेल शोधक राज्य है। डिगबोई, नरकटिया और मेहरारू होर्निज असम के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। भारत में मुंबई, हाई गुजरात में अंकेश्वर प्रमुख तेल क्षेत्र है। अपराकृत पेट्रोलियम टर्सरी युग के अपसादी शैलों में पाया जाता है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम उपस्थित टर्सरी युग में शैल संरचनाओं में अपनति भ्रंश ट्रैप पाई जाती है। व्यवस्थित ढंग से तेल में अन्वेषण और उत्पादन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग की स्थापना का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? ई हो जाएगा। फ्रांस, भारत, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। कहा गया विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। क्या हो जाएगा आपका? चीन, चाइना हो जाएगा। एल्युमिनियम के अन्य प्रमुख उत्पाद देश हैं, जैसे इस प्रकार हैं: रूस, भारत, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 40 है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ए लगाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। ये जो आपका देख रहे हैं, ये इकोनॉमिक्स से अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो गया है, तो हम आपका कल जो है इकोनॉमिक्स से करवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।